हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मौका। देखिए, आज के इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 अध्याय नंबर 6 जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस। आप इसको इंग्लिश में कह सकते हैं लाइफ प्रोसेस बाय स्टडी मौका। ये हमारे चैनल का नाम है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं आज का चैप्टर। देखिए, जैव प्रक्रम जैसे कि चैप्टर का नाम है, तो आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि जैव प्रक्रम क्या होते हैं। प्रक्रम मतलब प्रोसेस यानी प्रक्रियाएं। तो देखिए, जो सजीव होते हैं उनमें एक विशेष प्रकार के विशेष प्रक्रम पाए जाते हैं, जैसे कि आपका पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन, जो कि जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं। ये सब जो प्रोसेस हैं सम्मिलित रूप से जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैसे आपका पहला हो गया पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन। पोषण यानी न्यूट्रिशन। तो देखिए, पोषण क्या होता है। पोषण मतलब जो हमारी बॉडी होती है उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो हम जो भोजन ग्रहण करते हैं और फिर उसका पाचन होता है तथा पचे भोजन का अवशोषण और शरीर की अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। दूसरा है आपका श्वसन यानी रेस्पिरेशन। अब देखिए, पोषण द्वारा जो भोजन ग्रहण किया जाता है उसका उपयोग कोशिकाओं में होता है। तो कोशिकाओं में जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जो भोजन होता है, उसका छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना, सरल अणुओं में तोड़ना श्वसन कहलाता है। उसका ऑक्सीकरण करना श्वसन कहलाता है। वहन यानी जिसको हम परिवहन भी बोलते हैं। तो हमारे शरीर के भीतर जो है खाद्य पदार्थों या फिर ऑक्सीजन का आदान प्रदान वो परिवहन के अंतर्गत आता है। तथा उत्सर्जन की अगर बात करें तो देखिए, जो उपापचयी प्रक्रियाएं हैं यानी आपकी जो देखिए, मैं अब कुछ जो आपकी जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनके बारे में समझाना चाहूँगा। जैव रासायनिक अभिक्रियाएं या फिर इंग्लिश में आप इनको बोल सकते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस। बायोकेमिकल रिएक्शंस या जैव रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, इनके बारे में आपको समझा देता हूँ ताकि आपको आसानी से चैप्टर समझ में आए। तो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं, देखिए नाम से स्पष्ट है जी, सजीवों के भीतर होने वाली कुछ रिएक्शंस होती हैं, कुछ विशेष आपकी जो अभिक्रियाएं होती हैं उनको जैव रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे कि आपका अपचयी अभिक्रियाएं और उपापचयी अभिक्रियाएं। आप देखिए, जो प्रक्रम होते हैं ना, पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन, तो इनके भीतर ये जो है विभिन्न जैव रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा संपन्न होते हैं। तो जैव रासायनिक अभिक्रिया आपकी दो प्रकार की होती हैं। अपचयी अभिक्रियाएं। अपचयी अभिक्रियाएं मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें जो जटिल अणु होते हैं वो सरल अणुओं में टूटते हैं, जैसे कि आपका पोषण तथा श्वसन। और उपचयी अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें जो आपका छोटे अणु होते हैं, सरल अणु होते हैं, वो मिलकर सरल अणु मिलकर जो है जटिल अणुओं का निर्माण करते हैं, जैसे कि आपका श्वसन। और जो पोषण एवं पाचन है वो आपका अपचयी प्रक्रियाओं का उदाहरण है, तथा श्वसन जो है वो आपका जो है उपचयी प्रक्रियाओं का उदाहरण है। और जो उपचयी तथा अपचयी दोनों मिलकर उपापचयी प्रक्रियाएं होती हैं, यानी कि हमारे शरीर में कुछ अणुओं के बनने की प्रक्रियाएं तथा कुछ अणुओं के जो टूटने की प्रक्रियाएं होती हैं। तो उनके फलस्वरूप जो आपके पदार्थ जो होते हैं, नाइट्रोजनी पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थ वो बनते हैं, उनका शरीर से निष्कासन कहलाता है उत्सर्जन। देखिए, पहला है आपका पोषण। पोषण के बारे में पढ़ते हैं। तो पोषण, जैसे कि मैंने बात की, भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग, रखरखाव के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। अब देखिए, पोषण की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि पोषण जो है वो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। क्योंकि पोषण में पाए जाते हैं विभिन्न पोषक तत्व, जैसे कि आपका प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो हमारी शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है, तथा कार्बोहाइड्रेट एवं वसा ऊर्जा प्रदान करते हैं। और प्रोटीन में पाया जाने वाला पदार्थ विटामिन जो है वो हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। तो पोषण इसलिए आवश्यक है। अब पोषण के प्रकार की बात करें तो पोषण के प्रकार के आधार पर जो है हम जीवों को दो वर्गों में बांट सकते हैं, स्वपोषी जीव तथा विषमपोषी जीव। स्वपोषी पोषण क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक। स्वपोषी पोषण
पोषण का एक ऐसा तरीका जिसमें जीव जो है, कोई भी जीव अपने आसपास का जो वातावरण है ना, वहाँ से जो है भोजन प्राप्त करता है। आसपास का जो वातावरण है उसमें अजैव पदार्थ जैसे कि आपका CO2 हो गया, ऑक्सीजन तथा जल और सूर्य के प्रकाश से भोजन प्राप्त करता है, जैसे कि आपका हरे पौधे। स्वपोषी पोषण हरे पौधों तथा कुछ जीवाणुओं जो कि प्रकाश संश्लेषण करते हैं उनमें होता है। स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पूरी होती हैं। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो प्रकाश संश्लेषण जो है दोस्तों, वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के रूप में अपना भोजन प्राप्त करती हैं। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये जो है आपका ग्लूकोज बनता है तथा ऑक्सीजन और जल रिलीज़ होता है, और इस प्रकार से एक कार्बोहाइड्रेट के रूप में पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री, तो देखिए कच्ची सामग्री क्लोरोफिल चाहिए और आपका कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तथा जल चाहिए। सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल जो होता है दोस्तों, वो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाने वाला एक पिगमेंट है, वर्णक है, जिसके कारण पौधों की पत्तियों का रंग हरा होता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि पौधों की पत्तियों का हरा रंग कौन से वर्णक की वजह से या किस कारण होता है, तो वो होता है आपका क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल, तो देखिए जल जो होता है वो पौधों की जड़ें जो होती हैं वो ज़मीन से यानी मिट्टी से जल को अवशोषित करती हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली घटना, यानी प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं। सबसे पहले क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लिया जाता है। उसके बाद प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना एवं जल को हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के अणुओं में तोड़ना। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है, यानी ग्लूकोज में अपचयन हो जाता है, ग्लूकोज में टूट जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या है। क्लोरोप्लास्ट दोस्तों एक प्रकार से कोशिका का अंग है जो कि केंद्रक में पाई जाने वाली कोशिकाओं में, पादप कोशिकाओं और शैवाली कोशिकाओं में पाया जाता है। हरित लवकीय क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इनका हरा रंग जो है इनमें पाए जाने वाले पर्ल हरित रसायन के कारण होता है, जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक होता है। रंध्र यानी स्टोमेटा क्या है। तो रंध्र जो होते हैं वो दोस्तों मैं बता दूं आपको, पौधों के जो ऊतक होते हैं उनमें छोटे छोटे पोर्स या छिद्र होते हैं जो कि गैसों के विनिमय के लिए आवश्यक हैं। अधिकतर जो गैसों का आदान प्रदान होता है, गैसों का विनिमय होता है, वो रंध्र के द्वारा ही होता है। रंध्र आमतौर पर तो पौधों की पत्तियों पर पाए जाते हैं तथा कभी कभी कुछ स्थानों में भी रंध्र पाए जा सकते हैं। रंध्र की रचना एवं कार्य। देखिए रंध्र में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, अधिचर्म कोशिकाएं तथा द्वार कोशिकाएं। द्वार कोशिकाएं जिनको हम बोलते हैं वो कोशिकाएं रंध्र को घेरती हैं और रंध्र के छिद्रों को खोलने तथा बंद करने का कार्य करती हैं। स्टोमेटा जो है वो पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड लेने की अनुमति देता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होती है। स्टोमेटा छोटे मुंह की तरह दिखते हैं जो कि वाष्पोत्सर्जन में हेल्प करती हैं। देखिए आप स्टोमेटा का ये डायग्राम देख पा रहे हैं। विषम पोषी पोषण दूसरा जो प्रकार है उसके बारे में पढ़ते हैं। विषम पोषी पोषण। देखिए विषम पोषी पोषण में जो जीव होता है ना, वो भोजन का स्वयं संश्लेषण नहीं करता, बल्कि पोषण के लिए अन्य जीवों, पौधों या फिर जंतुओं पर निर्भर रहता है। इस प्रकार का जो पोषण है वो विषम पोषी पोषण हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। जैसे कि मानव यानी मनुष्य या फिर अमीबा हो गया आपका। विषम पोषी पोषण के प्रकार। पिराड़ी संपोषण। विषम पोषी पोषण जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। इसमें पहला है आपका पिराड़ी संपोषण, मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण। पिराड़ी संपोषण जो होता है दोस्तों, इसमें जो जीव होता है वो भोजन का अंतर्ग्रहण करता है तथा जो उसका पाचन होता है वो जीव के शरीर के भीतर होता है। मृतजीवी पोषण जो होता है, इसमें जो आपके जीव होता है ना, वो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों या फिर मृत जो जीव होता है उससे भोजन प्राप्त करता है, मृत पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करेगा। और जो परजीवी पोषण होता है, परजीवी पोषण में कोई भी जीव जिसको हम परजीवी कहते हैं वो परपोषी पर यानी जिस जीव पर रहता है उसको बिना मारे अपना भोजन प्राप्त करता है।
देखिए अगर हम प्राणी संपोषण की बात करें तो अमीबा तथा मानव और मृतोपजीवी, इसमें फफूंदी तथा कवक उदाहरण हैं। परजीवी अमरबेल जो होती है वो एक प्रकार की बेल होती है जो किसी अन्य पेड़ पर उगती है और उस पर से जो है अपना भोजन प्राप्त करती है। तथा जूं जो है वो हमारे सर में हो सकती है, या फिर फीता की रमी तथा जौं। जीव अपना पोषण कैसे करते हैं? तो इसमें सबसे पहले देखते हैं हम एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव अपना भोजन जो है वो संपूर्ण सतह से ले सकते हैं, जैसे कि आपका अमीबा तथा पैरामीशियम। अमीबा क्या होता है? अमीबा दोस्तों एक प्रकार से एक कोशिकीय जीव है, यानी इसमें एक कोशिका ही पाई जाती है। और अमीबा का जो आकार होता है वो अनिश्चित आकार होता है। ये अपना भोजन कूटपादों के द्वारा ग्रहण करता है। अमीबा का भोजन की बात करें तो इसका भोजन के जो स्रोत हैं वो शैवाल के छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डायएटम और जो अन्य जीव एवं मृत कार्बनिक पदार्थ हैं वो अमीबा के भोजन का स्रोत हैं। अमीबा में पोषण तो डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अमीबा में देखिए जो अंगुली के समान प्रवृत्त पाए जाते हैं वो खाद्य कणों को जो है घेर लेते हैं और फिर ये जो है एक खाद्य रिक्तिका का निर्माण करते हैं। इनको हम देखिए जो अंगुली की तरह प्रवृत्त होते हैं इसको कूटपाद या इसके पादाप भी बोलते हैं। और ये पादाप जो है फिर खाद्य रिक्तिका का निर्माण करते हैं और खाद्य रिक्तिका में जो भोजन होता है वो जटिल अणुओं से सरल अणुओं में टूटता है, यानी कि भोजन का एक प्रकार से देखा जाए विघटन होता है। और फिर ये जो है कोशिका द्रव्य की तरफ विसरित कर दिया जाता है तथा जो बचा हुआ अपशिष्ट होता है वो कोशिका सतह द्वारा बाहर कर दिया जाता है। इस प्रकार से अमीबा में पोषण संपन्न होता है। सबसे पहले देखिए अंतर्ग्रहण, यानी कि अमीबा जो है भोजन को घेरता है और फिर रिक्तिका का निर्माण करता है। खाद्य रिक्तिका में जो जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में हो जाता है और फिर कोशिका द्रव्य की ओर जो है उसका विसरण किया जाता है। बहिष्करण, यानी कि बचा हुआ जो पदार्थ है वो कोशिका की सतह की ओर गति करके शरीर से बाहर निकल जाता है। पैरामीशियम भी दोस्तों एक प्रकार से एक कोशिकीय जीव है। इसकी कोशिका का एक निश्चित आकार होता है और इसमें भोजन एक निश्चित स्थान से ग्रहण किया जाता है। भोजन जो है उस विशेष स्थान तक जो है पक्षाभ की गति द्वारा पहुंचाया जाता है, जो कि पैरामीशियम की कोशिका को ढके रहते हैं। अब देखिए जो आपका बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं उनमें पोषण किस प्रकार से होता है? बहुकोशिकीय जीवों में पोषण के अलग अलग अंग तथा अंगतंत्र पाए जाते हैं जिसके द्वारा ये संपन्न होता है। जैसे कि मनुष्य में पोषण, तो देखिए मनुष्य में जो पोषण होता है वो सबसे पहले आपका मुख में पहुंचता है। मुख के बाद ये ग्रसनी तथा ग्रस नलिका से होते हुए आमाशय छोटी आंत और छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में पहुंचता है। देखिए ये पाचन तंत्र का डायग्राम है। देखिए पाचन तंत्र के अंतर्गत आपका मुख गुहा आता है। मुख गुहा में आपके जीभ पाई जाती है, दांत पाए जाते हैं और लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। लार ग्रंथियाँ 3 प्रकार की होती हैं: पैरोटिड ग्रंथि, सब मैंडिबुलर और मैंडिबुलर ग्रंथि। ग्रसिका जो होती है वो एक प्रकार से भोजन में आमाशय तक जो पहुंचने में मदद करती है, क्योंकि इसमें जो है क्रमकुंचक गति के द्वारा भोजन आगे बढ़ता है। उसके बाद भोजन आमाशय में आ जाता है। आमाशय देखिए ये रहा। और फिर छोटी आंत, डायफ्राम के नीचे पित्ताशय आपका, जहाँ पर पित्तरस का भंडारण होता है। यकृत, आग्नेयाशय, परिशेषिका तथा गुदाद्वार, ये सब पाचन तंत्र के अंग हैं। अब देखिए पाचन पोषण होता कैसे है? सबसे पहले भोजन जो मुख गुहा में पहुँचता है। मुख गुहा के बाद ये आमाशय में और आमाशय से छोटी आंत से बड़ी आंत में और फिर गुदा के द्वारा एनएस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होता है। मुख गुहा में देखते हैं पाचन। देखिए जब हम मुख द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं तो ये मुख गुहा में पहुँचता है और मुख गुहा में पाए जाने वाले दांत जो हैं वो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। दांत जो उसको भोजन को एक प्रकार से देखा जाए मथ देते हैं, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। और जो जीभ होती है वो लार ग्रंथियों से निकलने वाले लार रस या लाल रस को भोजन में मिला देती है। लार में एंजाइम पाए जाते हैं, लार एमिलेज या टाइलिन, जो कि भोजन में उपस्थित मंड यानी स्टार्च को शर्करा में तोड़ देता है। यानी कि जो स्टार्च होती है इसको ये शर्करा में तोड़ देगा। लार में एक अन्य एंजाइम लाइसोजाइम पाया जाता है, जो कि जीवाणु रोधी
एजेंट के रूप में कार्य करता है, यानी जो भोजन के साथ सूक्ष्म जीव आ जाते हैं या बैक्टीरिया आ जाते हैं उनको नष्ट करने का कार्य करता है। आमाशय, इसके बाद भोजन जो है आमाशय में पहुंचता है ग्रसनली से होते हुए, ग्रसनी तथा ग्रासिका से होते हुए क्रमकंचक गति के द्वारा। फिर आमाशय में पहुंचने के पश्चात आमाशय की जो पेशीय भित्तियाँ होती है उस पर जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं और जठर ग्रंथियाँ जो है वो जठर रस का स्रावण करती हैं। जठर रस में पाचक एंजाइम पाए जाते हैं और तथा उसमें एक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको हम बोलते हैं पाया जाता है। अब देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है जठर रस में पाया जाने वाला एक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो कि पेप्सिन की क्रिया में सहायक होता है, क्योंकि ये निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है। और जो पेप्सिन एंजाइम होता है जठर रस में पाए जाने वाला वो प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है, यानी प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ देता है। ये रेनिन दुग्ध प्रोटीन को बचाने में सहायक है। म्यूकस जो है वो जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ना उसकी आमाशय की दीवारों को उसकी रक्षा करता है HCl से। अब देखिए छोटी आंत में अगर पाचन की बात करें तो आमाशय के बाद जो है भोजन छोटी आंत में पहुंचता है। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा का पूरी तरह से पाचन हो जाता है। ये आमाशय से आने वाला जो भोजन होता है अम्लीय होता है और आमाशय से जब भोजन निकल जाता है तो उसको अम्लान या कायम बोलते हैं। देखिए जो कायम होता है वो अग्न्याशय की क्रिया के लिए क्षारीय, अग्न्याशय क्रिया इस पर तभी होगी जब ये क्षारीय प्रकृति का होगा। तो इस वजह से ये यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस जो है आकर इसमें मिलता है कायम में। और वसा जो होती है वो बड़ी गोलिकाओं के रूप में पाई जाती है, जिस पर एंजाइम का कार्य एक प्रकार से देखा जाए कठिन हो जाता है। एंजाइम की क्रिया बढ़ाने के लिए पित्त लवण उसे छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है, जिसे इमल्सीकरण कहते हैं, यानी इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ये किसके द्वारा होता है? पित्त लवण के द्वारा। अग्न्याशय रस के कार्य, अग्न्याशय जो है एक प्रकार की यू आकार की ग्रंथि होती है जो कि हमारे बक्षुआ के बाईं तरफ स्थित होती है। अग्न्याशय रस का स्रावण करती है, जिसमें प्रोटीन पाचन के लिए ट्रिप्सिन तथा इमल्सीकृत वसा के पाचन के लिए लाइपेज एंजाइम पाया जाता है। तो यानी अग्न्याशय रस में 2 एंजाइम पाए जाते हैं आपका, ट्रिप्सिन तथा लाइपेज। ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को एमिनो अम्ल में परिवर्तित करता है तथा लाइपेज जो वसा का पाचन करता है और ग्लिसरॉल में ये परिवर्तित तथा वसा अम्ल में परिवर्तित कर देता है। आंत्र रस के कार्य, अब देखिए क्षुधांत्र ग्रंथि आंत्र रस का स्रावण करती हैं, जिसमें उपस्थित एंजाइम प्रोटीन के अमीनो अम्ल तथा जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, वसा को वसा अम्ल या ग्लिसरॉल में परिवर्तित करते हैं, जैसे कि हमने बात की। छोटी आंत की संरचना, जो पचा हुआ भोजन होता है वो आंत की भित्ति अवशोषित कर लेती है और छोटी आंत के आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुली जैसे प्रवृत्त पाए जाते हैं, जिनको दीर्घरोम कहते हैं, और ये अवशोषण के सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। दीर्घरोम रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है जो कि भोजन को अवशोषित करके शरीर की अलग अलग कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है। बड़ी आंत, बिना पचा हुआ जो भोजन होता है वो बड़ी आंत में पहुंचता है, जहां इससे जल अवशोषित होकर जो अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो मलाशय में एकत्रित हो गए गुदा द्वारा, एनस द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दांत। देखिए दांत जो है वो हमारे विषमदंती प्राणी है मनुष्य, जिसमें 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कृंतक यानी इंसीजर, कैनाइन तथा प्रीमोलर एवं मोलर। कृंतक सबसे आगे के दांत होते हैं जिनका कार्य भोजन को काटना होता है। रदनक जो है नुकीले दांत होते हैं जिनका कार्य भोजन को फाड़ना होता है। अग्र चवरड़क एवं चवरड़क को गाल दांत कहते हैं, जिनका कार्य भोजन को पीसना होता है। और तीसरे चवरड़क लगभग जो है 20 वर्ष की आयु में निकलते हैं, जिनको विजडम टीथ यानी बुद्धि दांत भी कहते हैं। इनेमल जो होती है वो दांत की ऊपरी परत होती है जो कि मानव शरीर का कठोरतम भाग होती है। द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ नॉन एज इनेमल। इनेमल जो है वो 58% कैल्शियम लवण से बना होता है तथा फ्लोरीन मजबूती प्रदान करता है इसको। अब डायग्राम में देख सकते हैं ये जो दांत हैं इंसीजर बोलते हैं इसको हम, तथा ये भोजन को काटने का कार्य करते हैं। और इसके बाद जो आपके ये नुकीले दांत होते हैं, आप अगर अपने मुंह में भी देखेंगे तो समझ जाएंगे, ये आपके कैनाइन होते हैं जो कि भोजन को फाड़ने का कार्य करते हैं। इसके बाद ये पीस है प्रीमोलर, और ये मोलर ये पीसने का कार्य करते हैं, इसको हम दाढ़ भी बोलते हैं आम भाषा में। तो ये था दोस्तों हमारा आज का टॉपिक। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे श्वसन के बारे में, जो हमारा अगला जैव प्रक्रम है उसके बारे में। आज हमने पढ़ा पोषण के बारे में,
दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।